धन्यवाद। अब कानून की दृष्टि से पहले ये बताइए कि ये जो ट्रस्ट की तरफ से जो फैसले लिए गए, क्या तर्क संगत है? क्या इससे हिंदू समाज में जो लोगों के दिलों में जो सवाल थे, जो कंसर्न था, आस्था पे जो चोट पहुंची, उसका निवारण हो गया? देखिए मनीष जी, जो आस्था पे चोट पहुंची है, जो अविश्वास हुआ है, जो लोग अपने आप को थोड़ा धोखा महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इतना पर्याप्त नहीं है। राजनीति खूब शुरू हो चुकी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि तो फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इसका मतलब बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं। उनको पता है फांसी तो होगी नहीं, ऐसा हमारे देश में कोई कानून नहीं है चोरों को फांसी होने कोई कहा। यहाँ आतंकवादियों को फांसी नहीं होती तो चोरों को कहाँ फांसी हो जाएगी? तो अब केजरीवाल अगले 10 साल तक ये कहते रहेंगे कि देखो मैंने तो कहा था कि फांसी हो, लेकिन उनको फांसी तो हुई नहीं। इसका मतलब बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने इन चोरों को बचा लिया। मतलब वो जानबूझकर इस तरह की बातों को कह रहे हैं कि जो कानून हो नहीं है, जो हो नहीं सकता, वो बात वो कह करके हवा दे रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। केजरीवाल ये नहीं कह रहे कि चोरों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाओ, चोरों को फांसी देने के लिए कानून बनाओ, ये नहीं कह रहे हैं। उसमें तो वो खुद ही चले जाएंगे। वो केजरीवाल कह रहे हैं चोरों को फांसी दो। अरे भैया, देश में कानून का राज है। जज तो कानून पढ़ के देगा ना। केजरीवाल का भाषण सुन के थोड़ी दे देगा, या हमारी बात या आपकी बात, जज तो कानून पढ़ेगा। कानून में चोरों के लिए कोई फांसी का प्रावधान ही नहीं है। आतंकवादियों को पिछले 25 साल में कितनी बार फांसी हो गई, रोज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, तो चोरों कहां से फांसी हो जाएगी? तो ये एक बड़ा, एक दूसरे नेता है वो कह रहे हैं आजीवन कारावास दो, तीसरे कह रहे हैं फांसी दो, चौथे कह रहे हैं इनके घर में बुलडोजर चलाओ, पांचवा कह रहा है कि नहीं इनकी जो है 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लो। एक नेता को मैंने सुना कह रहा है इनकी सिटीजनशिप खत्म कर दो, जबकि कानूनन इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। बुलडोजर चल सकता है, बुलडोजर के कारण ये कि उन लोगों ने जो घर बनाया उसका नक्शा पास। हाँ, बुलडोजर चल सकता है, बुलडोजर चल सकता है। बाकी जितना केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता कानूनन। अब आते हैं विषय पे। हमारे पास वैष्णो देवी मंदिर है, हमारे पास सिद्धि विनायक है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे अनेक मंदिर हैं जहां दान आता है। सिद्धि विनायक है। दुर्भाग्य देखिए, हम 75 साल बीत चुके हैं। एक तो सारे मंदिरों का अलग अलग कानून चल रहा है और सारे मंदिरों में चढ़ावा की अलग अलग गणना करने का तरीका है। तिरुपति बालाजी में अलग तरीके से काउंटिंग होती है, सिद्धि विनायक में अलग होती है, वैष्णो देवी में अलग होती है, काशी में अलग होती है, राम मंदिर में अलग होती है। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि जब भैया मंदिर में चढ़ावा तो एक ही उद्देश्य आता है, तो मंदिर में चढ़ावा की काउंटिंग का तरीका भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग क्यों होना चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस देख लो। जैसे शिरडी की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि शिरडी में उन्होंने जो उनकी हुंडी है उसको पतला कर दिया कि आप गड्डी डाल ही नहीं सकते। अब आपको नोट तो डाल सकते, गड्डी नहीं डाल सकते। आपको अगर ज्यादा पैसा देना सीधे ऑनलाइन करिए। शिरडी ने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। शिरडी ने और क्या कर दिया, उन्होंने 20 हेड बना दिए कि आप लंगर के लिए दान करना चाहते हैं, बच्चों की स्कूलिंग के लिए दान करना चाहते हैं, गरीब बच्चियों के विवाह के लिए दान करना चाहते हैं, मंदिर में भगवान के लिए दान, मतलब जिस भी अलग अलग उन्होंने 20 हेड बना दिए, आप उस हेड में पैसा दे दिए। ये शिरडी की बेस्ट प्रैक्टिस है। तिरुपति की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप वो ट्रांसपेरेंट वहां पे शीशे की दीवार है, उसमें जो व्यक्ति जाएगा वो अंडरवियर भी नहीं पहनेगा, बनियान भी नहीं पहनेगा, सिंपल धोती पहन के जाएगा। इसलिए वहां से पैसा निकाल के ले आने का कोई मतलब है ही नहीं, तरीका ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही आपके वैष्णो देवी की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। हम सारी बेस्ट प्रैक्टिस को सारे मंदिरों में जहां जहां इतना बड़ा चढ़ावा आता है, उनके जितने उनके सीईओ हैं या उनके जो हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके कलेक्टिव एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल क्यों नहीं बना रहे हैं? हम वन नेशन वन प्रोटोकॉल क्यों नहीं बना रहे हैं कि भैया ये प्रोटोकॉल होगा, अब सभी मंदिरों में चढ़ावा ऐसे ही होगा? जैसा आप अपने कार्यक्रम में कह चुके हैं, हम ठीक है चढ़ावा को हम लाइव भी कर देंगे, क्या दिक्कत है? यूट्यूब पे मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई काउंटिंग जहां हो रहा है आप कैमरा लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा हर मंदिर का अपना यूट्यूब चैनल है, हर मंदिर का फेसबुक चैनल है, ऑनलाइन कर दीजिए, पूरी दुनिया देखे आज कितना चढ़ावा आया है, काउंटिंग कितनी हुई, कौन कर रहा है काउंटिंग, ये सारी चीजें। ये हो गई चढ़ावा की बात। दूसरा, जब कोई भी सरकार मस्जिद से 1 रुपए नहीं ले रही है, चर्च से 1 रुपए नहीं ले, तो हमारे मंदिरों से पैसा क्यों ले रही है सरकार? हमारा तो ये कहना है, हम हिंदू जो पैसा दे रहे हैं मंदिर में, वो धर्म के लिए दे रहे हैं, भगवान के लिए दे रहे हैं। वो पैसा केवल और केवल धर्म के कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। हमने इसके लिए भी कोई यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं बनाया। हमने ये बनाया नहीं कि जो पैसा आएगा काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, वैष्णो देवी, तिरुपति, शिरडी में, सिद्धि विनायक में, उसका पैसे से हम गौशाला बनाएंगे, उससे हम गुरुकुल बनाएंगे, हिंदू समाज को वापस देंगे, उससे हम गरीब बच्चियों का विवाह करेंगे, उससे हम घर वापसी जो लोग करना चाहते हैं उनकी उसमें मदद करेंगे, उससे हम जो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम उससे कॉलेज बनाएंगे, हम उससे जो है लंगर चलाएंगे, हम वेद पुराण, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम वेद पुराण को प्रमोट करेंगे, गरीबों को मुफ्त में हम रामायण देंगे, गरीबों को मुफ्त में हम भगवत गीता देंगे। आप जरा देखिए, बाकी लोग फ्री में बाइबल बांट रहे हैं ना, बाकी लोग फ्री में अपनी कुरान बांट रहे हैं ना, हमारे यहाँ मंदिर कहाँ फ्री में भगवत गीता बांट रहे हैं? सरकार ले जाती है फ्री में। अच्छा, आम जनता को लग रहा है यार सारा चढ़ावा तो हमने काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला दिया। आम जनता को ये नहीं पता जो हम चढ़ावा दे रहे हैं वो भैया वो मंदिर के काम ही नहीं आ रहा, उसको तो सरकार लेके जा रही है। तो सबसे दूसरा, एक तो यूनिफॉर्म काउंटिंग का कोड बने, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बने। दूसरा, ये हमारे मठ मंदिर फ्री कर दिए जाए। तीसरा, आपको कानून कठोर करना पड़ेगा। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था मनीष जी, पिछले 25-30 साल में मैंने काउंटिंग किया, मतलब चीन, जापान, सिंगापुर में घरों में चोरी नहीं हो रही है,
जापान में घर में चोरी नहीं हो रही है, अमेरिका में, रूस में घरों में बहुत रेयर चोरी हो रही है, और हमारे यहाँ मकान दुकान में चोरी हो रही है, खेत खलिहान में चोरी हो रही है, शोरूम में चोरी हो रही है, और हिम्मत देखिए कि मंदिर में भी चोरी हो रही है, और आपके जो है क्या कहते हैं, कई बार तो मूर्तियां भी चोरी हो जा रही हैं। अब देखिए कानून की खामी आपको बताऊं, इस मामले में क्या हुआ कि टिन्नू यादव के यहाँ 2 लाख रुपए मिला, तो अब टिन्नू यादव का अपराध क्या है कि उनके पास 2 लाख रुपए चोरी हो गई। हमने ये जांच ही नहीं किया कि टिन्नू यादव ने 50 कमरे का वो पीजी बना कैसे लिया, टिन्नू यादव ने 4 प्लाट लखनऊ में कैसे खरीद लिया, टिन्नू यादव ने देवरिया में अपना घर में इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। ऐसे एक दूसरा लौकुश, क्या नाम है उसका, लौकुश, हाँ। अब हम लौकुश के घर में 10 लाख रुपए मिला, वो तो अपराध बना दिया, लेकिन लौकुश ने 6 महीने पहले स्विफ्ट डिजायर खरीदी, अभी उसके बाद स्कॉर्पियो की प्लानिंग है, उसके बाद 20 बीघे जमीन 2 करोड़ रुपए में और खरीद रहा है। तो हमने इसमें कानून में, एक तो हमारा कानून सड़ा हुआ है, और जो सड़ा हुआ कानून उसको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक मठ मंदिर में चोरी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। लॉफुल तो नहीं है ना, अनलॉफुल है ना, सब लोग गलत काम है ना, और उसके अलग प्रावधान नहीं बना। तो हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी है, क्यों नहीं इन चोरों पे यूएपीए लगाते हैं हम। ये जो चोर है, ये चोरी ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो अपराध होता है उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, उनके ऊपर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसमें कानून में भी खामी, हमने कहीं लिखा ही नहीं कि हाँ मंदिर में चोरी करना ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये जो मंदिर में चोरी हुई है बड़े संगठित वे में हुई है, और इससे पैसा कमाया गया। पैसा कमा के क्या किया, इसमें बेनामी लेन देन किया गया। टिन्नू यादव ने जो 50 कमरे का वो बना लिया अपना, बेनामी लेन देन है, सब बेनामी लेन देन है। सरिया बेनामी आई है, सीमेंट बेनामी आया है, बालूस में बेनामी आई है, ठेकेदार को पैसा बेनामी गया। हमने बेनामी के अंतर्गत कोई जांच नहीं किया। हमने ये जो टिन्नू यादव या बाकी लोगों ने कैश इकट्ठा किया है ना, तो कैश को कैसे ट्रांसफर करेंगे, हवाला के जरिए करेंगे। हमने इसमें हवाला का जांच किया नहीं, हमने इसमें ब्लैक मनी का जांच किया नहीं कि इन्होंने जो पैसा जनरेट किया मंदिर का, उसको कैसे इन्होंने व्हाइट को ब्लैक कर दिया, ये हमने किया नहीं है। ये टिन्नू यादव, ये जो 6 लोग पकड़े गए केवल यही लोग हैं, या इनके शेयर होल्डर कुछ और भी हैं, या इनमें आगे, और या इनमें पीछे, या इनमें ऊपर, या इनमें नीचे कोई और भी है, वो तो अभी तक पता नहीं चला। आज की डेट में आप 3rd डिग्री दे नहीं सकते, टॉर्चर आप कर नहीं सकते, नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, नार्को टेस्ट आप कर नहीं रहे, पॉलीग्राफ आप कर नहीं रहे, ब्रेन मैपिंग आप कर नहीं रहे, तो पूरी सच्चाई सामने कैसे आएगी। मैं तो कहता हूं ये जितने भी पकड़े गए 6-8, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, सजीव प्रसारण होना चाहिए, उसमें आप भी रहें, पूरे देश के सबको, मीडिया को कह देना चाहिए भैया आओ एक काम करो, हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर कुछ सवाल हमसे छूट जाए तो आप लोग बताओ क्या क्या सवाल पूछना है। सब टिन्नू मिन्नू चिन्नू जितने भी पकड़े हैं सबसे वो सवाल पूछेंगे, तब जाके ट्रस्ट को डेवलप होगा। नहीं तो जिस तरीके से इसमें पॉलिटिक्स एंट्री हो चुकी है, मैं कहता हूं मान लो ये 8 ही चोर हैं, लेकिन केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस 8 को नहीं मानेंगे, और पूरी जिंदगी कहते रहेंगे ये तो प्यादे पकड़े गए, छोटी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली तो पकड़ी नहीं गई। जिस तरीके से इस पे मीम बन रहे हैं, जिस तरीके से इस पे रील्स बन रही हैं कि पैसा यहां से वहां जा रहा है, मैंने देखा बहुत सारी रील्स बन चुकी है। इसका समाधान यही है कि इन 8 का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, लाइव हो, आप जैसे लोगों के सामने हो, आप लोगों को भी सवाल पूछने की छूट हो, जो जिसको मनाए वंस फॉर ऑल कर दिया जाए, और ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म कर दी जाए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को फांसी तो नहीं दे सकते, हमारे पास कानून नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप खत्म कर दो। जिंदगी में दोबारा कोई मठ मंदिर में हाथ लगाने से पहले डरे, दोबारा कोई मठ मंदिर का दान चुराने से डरे। तो इसका मतलब ये है, आप भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इस्तीफे हुए हैं 3-4 लोगों के, वो इज नॉट सफिशिएंट। मेरे समझ से ट्रस्ट, देखिए धोखा, मैं तो अपने मेरे घर में काम वाली उससे बात कर रहा था, मेरा जो ड्राइवर है मैं उससे बात कर रहा था, मैं अड़ोस पड़ोस जितने लोग मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और इस दौरान मैं लगातार सैटरडे संडे बाहर घूमता रहता हूँ। पिछले सप्ताह मैं नासिक में था, इस सप्ताह भी मैं कहीं बाहर ही जा रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। तो वहां भी जो चर्चा हो रही है ना, वो एकदम नीचे तक चली गई है, एकदम अविश्वास की भावना आ गई है, और नेताओं ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, ये कह के कि वो तो 200 करोड़ चोरी हो गया, 500 करोड़ चोरी हो गया, 20,000 करोड़ गिना रहे रामगोपाल यादव। ठीक है, 20,000 करोड़ चोरी हो रहा है। तो इसका एक ही समाधान है कि ये 8 के 8 को पकड़ो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, लाइव कर दो, और इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लो। इन्होंने इनके घर में पिछले 10 साल में जो भी मकान दुकान बना है, खेत खलिहान बना, सब सीज करो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करो, जज से मांग करो कि भैया इनको कम से कम कंसेक्टिव सेंटेंस दे, और इनके ऊपर बेनामी केस लगाओ, इनके ऊपर हवाला का केस लगाओ, इनके ऊपर जो है सारी संपत्ति का केस लगाओ, तब जाके इनको कठोर सजा मिलेगी। नहीं तो चोरी वाली, वो कहते हैं पॉकेट मारी और राम मंदिर में चोरी, हमारे पास तो एक ही धारा है, अलग अलग धारा तो है नहीं। 1 रुपए की चोरी और 1000 रुपए की चोरी और 1 लाख की चोरी, 10 लाख की चोरी, हमारे पास एक ही धारा है। तो आप जब इमीडिएटली कानून तो बदल नहीं सकते, कानून बदलेंगे भी तो उसको इन पे लागू नहीं कर सकते, कानून तो जब बनेगा उसके बाद वालों पे लागू होगा, आप उसको बैक डेट में लागू नहीं कर सकते। तो अभी जो आपके पास कम से कम जो सड़े गले कानून है, इन्हीं कानूनों को ढंग से उपयोग कर ले। इनको जब कठोर दंड मिल जाएगा तो लोगों को फिर भी थोड़ा भरोसा हो जाएगा, इनको नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, लोगों को भरोसा हो जाएगा। नहीं तो ये रामगोपाल, अखिलेश, शिवपाल और जो भी जो अभी तक जो लोग भगवान राम विरोधी इसको कह सकते हैं, या सेकुलर कह सकते हैं, ये सेकुलर इसको 10-20 साल तक इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। आपका बहुत बहुत